हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अपने डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल के वीडियोस को अपना सपोर्ट दें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना ये किस राज्य सरकार की योजना है? ये है उत्तराखंड सरकार की योजना। क्या है मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना? मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, या फिर आप ग्रीन एनर्जी सेक्टर को दूसरे रूप में बोलोगे तो ये रीन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, या फिर आप इसे नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र बोल सकते हो, या फिर आप इसको स्वच्छ एनर्जी का क्षेत्र बोल सकते हो, या फिर आप इसको हरित ऊर्जा का क्षेत्र बोल सकते हो। यानी कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर, हरित ऊर्जा सेक्टर, रीन्यूएबल एनर्जी, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, या फिर स्वच्छ ऊर्जा, इन सारे सेक्टरों में स्वरोजगार, ये देखो है क्या कि ये सभी एक ही सेक्टर के नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। इसमें स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा उत्तराखंड की सरकार द्वारा। कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? इसमें जो इनोवेशन होगा, जो स्टार्टअप होंगे उसमें बूस्टअप दिया जाएगा, जिसमें सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ जो सोलर पैनल के साथ बैटरी लगती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जो सोलर पैनल के लिए अलग से बल्ब आते हैं या सोलर पैनल की लाइट आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, इन सब मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप किया जाएगा उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि सौर ऊर्जा से हम 2022 तक 175 गीगावाट का उत्पादन करेंगे सौर ऊर्जा या फिर हरित ऊर्जा से, जिसमें कि 100 गीगावाट का उत्पादन सोलर एनर्जी से किया जाएगा, 60 गीगावाट का उत्पादन विंड एनर्जी से किया जाएगा, और 5 गीगावाट का उत्पादन बायो पावर से किया जाएगा, और फिर 10 गीगावाट का उत्पादन स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट से किया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये लक्ष्य है, और फिर राज्य में भी मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। तो जो केंद्र सरकार का लक्ष्य है उसमें ये सपोर्टिव साबित होगा मुख्यमंत्री शौर्य स्वरोजगार योजना। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है और कहाँ पे स्थित है, तो भादला सोलर पार्क राजस्थान का पूरे भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन भी इसमें आता है कि सबसे बड़ा सोलर पार्क जो 100% इंडिजिनस सोलर पार्क है। इंडिजिनस सोलर पार्क मतलब कि जिसमें जो पार्ट लगे हुए हैं वो पूर्णतः भारत के बने हुए हैं। जैसे सोलर पार्क बनाने में जो सोलर पैनल बन रहा है उसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग देशों से आए हैं और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की गई है। लेकिन अगर जो पार्ट लगे हुए हैं सोलर पैनल और पूरे सोलर पार्क में वो 100% इंडिया के बने हुए पार्ट हैं, तो इस तरह से जो पार्क बना है उसे इंडिजिनस पार्क बोलेंगे। तो लार्जेस्ट सोलर पार्क ये भादला सोलर पार्क राजस्थान में है, लेकिन लार्जेस्ट इंडिजिनस सोलर पार्क ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका में एक जगह है पावगाड़ा, वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? देखो, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का जो दिया गया है ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और ये पूरे विश्व से भूखमरी को ख़त्म करने के लिए, जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है बच्चों में उसको ख़त्म करने के लिए कार्य करती है। और पिछले वर्ष इसको दिया गया था इथोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली को। इस वर्ष ये जो चुना गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये बहुत ही अच्छा चुना है, जो कमेटी है जिसने भी ये चुना है, क्योंकि इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा नाम थे। देखो, एक तो नॉमिनेशन होता है, फिर नॉमिनेशन में से ही चुने जाते हैं किसको प्रदान करना है।
शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इस वर्ष काफ़ी लोगों को नॉमिनेट किया गया था, और नॉमिनेट कौन कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है नॉर्वे का कोई भी पॉलिटिशियन, या फिर नॉर्वे के प्रोफेसर्स, या फिर कोई भी जो नोबेल पीस का नोबेल प्राइज़ विनर हो, वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है नोबेल प्राइज़ पुरस्कार के लिए। लेकिन जो फाइनल होता है कि कौन पाएगा, ये कैसे फाइनल होता है? ये नॉर्वे की पार्लियामेंट के 5 मेंबरों की कमेटी होती है, जो जितने नॉमिनेशन होते हैं उस नॉमिनेशन में से किसी एक नाम को फाइनल किया जाता है कि इसी को इस वर्ष का पीस का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जो प्रमुख नाम थे जिनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ पीस का, उसके लिए ये थी ग्रेटा थनबर्ग और WHO जो कितना ज़्यादा ख़राब काम किया है, उसका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन में। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए इस वर्ष नॉमिनी थे। नॉर्वे के एक सांसद ने इनके नाम का भी नॉमिनेशन किया था, और इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया भी था। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रधानमंत्री भी इस बार के नॉमिनेशन में थे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के। लेकिन लास्ट में ये मिला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, और ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो कि कार्य कर रही है पूरे विश्व में जो भूखमरी है उसको कम करके ख़त्म करने के लिए, और जो न्यूट्रिशन है, हाईली न्यूट्रिटिव बच्चों को खाना दिया जाए, इन सब चीज़ों के लिए ये कार्य कर रही है। और इसने काफ़ी अच्छा कार्य किया है पिछले 1 सालों में। इसी को देखते हुए इसे शांति का पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चुना गया। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में ये अभी तक अगर मतलब देखो, भारत की बात की जाए कि इंडियन बॉर्न जो भारत में ही पैदा हुआ, तो ऐसे सिर्फ एक व्यक्ति को ही पीस प्राइज़ मिली है भारत के, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ये इंडिया में ही पैदा हुए थे और इनको पीस प्राइज़ प्रदान किया गया 2014 में। लेकिन 2 जन को और मिली है। एक तो मदर टेरेसा हैं, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये बाद में आके इंडिया में वर्क इन्होंने किया, उसके लिए इनको ये पीस प्राइज़ मिला था। और पीस प्राइज़ कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, चिकित्सा विज्ञान। ये जो है सेक्टर, इनके पीस प्राइज़ को स्वीडन में दिया जाता है। जबकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, चिकित्सा विज्ञान, इसका जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल प्राइज़ को 6 सेक्टर में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और चिकित्सा विज्ञान में। ये नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं स्वीडन में। जबकि जो पीस प्राइज़ का नोबेल प्राइज़ होता है, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और जब सारे नोबेल प्राइज़, मैं आपको क्वेश्चन डे टू डे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर पूरे नोबेल प्राइज़ का एक अलग से भी वीडियो आपको दिया जाएगा लर्निंग बुक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? हर घर जल ये हो गया है गोवा के राज्य में। गोवा के प्रत्येक घरों में जल पहुंच गया है। पाइप्ड वाटर की बात यहाँ पे की जा रही है। और इंडियन गवर्नमेंट की भी एक योजना है जिसमें है कि 2024 तक प्रत्येक घरों में पाइप्ड वाटर पहुंचाने की योजना है भारत सरकार की। और उसके तहत पहला ये राज्य है गोवा का जिसके हर घर में जल पहुंच गया है पाइप्ड वाटर के थ्रू। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम ये बात कर लें कि अभी जो हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, इसको अपने वहाँ पे फुल्ली एडॉप्ट करने वाला कौन सा पहला राज्य बना? तो ये बना हिमाचल प्रदेश। हर घर जल योजना, पाइप्ड वाटर पूरे राज्य में प्रत्येक घरों में पहुँचाने वाला पहला राज्य बना गोवा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एडॉप्ट करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? देखो, मैंने कल का जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको मैंने बताया था पिछले 10 दिनों में भारत ने लगभग 30 से ज़्यादा परीक्षण किए हैं और उसमें से 99% परीक्षण सफल भी रहे हैं। तो अभी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी परीक्षण किया भारत ने
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम है? देखो, एंटी रेडिएशन मिसाइल का यहाँ ये मतलब नहीं है कि जब कोई न्यूक्लियर बम या फिर न्यूक्लियर एटम बम का जो है ब्लास्ट होगा तो जो उससे रेडिएशन निकलेगा ये उससे बचाता है, ऐसा नहीं है। जो रडार, दुश्मनों का रडार है, जो दुश्मन का ट्रांसमिट सिग्नल है, उसको ये एंटी रेडिएशन मिसाइल खराब कर देता है, जिससे कि जो दुश्मन गुप्त जानकारी रडार या फिर ट्रांसमिट सिग्नल से प्राप्त करते हैं वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यही है एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसके पास पावर है कि रडार या फिर ट्रांसमिट सिग्नल को खराब कर दे, जिससे जो गुप्त जानकारी दुश्मन प्राप्त करना चाहता है रडार या फिर ट्रांसमिट सिग्नल की मदद से, वो नहीं प्राप्त कर पाता है। तो भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम और अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है। मैंने कल इसको कराया था लेकिन फिर से मैं अभी ये करा देता हूँ कि भारत ने अभी पिछले 35 दिनों में लगभग 10 मिसाइल का टेस्ट किया है और मैं इनको बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करोगे। चाइना ने भी 2 मिसाइल का टेस्ट किया है। अभी बॉर्डर पे जो इंडिया और चाइना के बीच एक टेंस सिचुएशन है, उसी सिचुएशन में दोनों देश एक दूसरे को सुपरसीड करने के लिए, एक दूसरे को संकेत देने के लिए ये मिसाइल के टेस्ट को कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने टेस्ट को भी कर रहे हैं और जो हमारे पहले से पड़े मिसाइल हैं उनका एक बार तो फिर से ये ट्रायल हो जाएगा कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं। दूसरे फिर अपना खुद का भी अभ्यास हो जाएगा। हमारे जो आर्मी के जवान हैं, जो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, उनका खुद का भी अपना अभ्यास हो जाएगा कि अगर कोई लड़ाई की सिचुएशन आती है तो ये पूरी तरीके से हमारे मिसाइल फिट हैं। साथ ही साथ जो है हमारे जवानों ने भी अभ्यास भी करके रखा। तो 35 दिनों में पिछले 10 मिसाइल का जो टेस्ट किया है गया है, इसमें अभ्यास जो है ये मूविंग टारगेट को एयर में ही हिट करके गिराने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट भी भारत ने किया है। ये कोई मिसाइल नहीं है लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट होने के बाद ये माना जाता है कि आगे आने वाले समय में जिस भी कंट्री ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, टेक्नोलॉजी व्हीकल का टेस्ट किया है, वो आगे आने वाले समय में हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट कर ले जाएगा। लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, इसका टेस्ट भी भारत ने किया और ये DRDO की मदद से संभव हुआ। पृथ्वी 2 नाम से रात में किसी चीज़ को मार गिराने में सक्षम नाइट ट्रायल भी किया है भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का। सुपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज थी हमारी पहले वो कम थी, लेकिन अभी उसकी एक्सटेंडेड रेंज की हमने ट्रायल कर लिया है। ये 450 किलोमीटर तक सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास हो गई है और इसका नाम है शौर्य मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल ये अभी बताया ही गया कि रुद्रम है और ये क्या करेगा कि ये सिग्नल को ख़राब कर देगा, जो ट्रांसमिट सिग्नल हैं या फिर जो रडार हैं दुश्मन के, उनको ख़राब कर देगा, जिससे दुश्मन कोई भी गुप्त जानकारी हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं और हमारे टैंक्स कहाँ पे हैं ये सब प्राप्त नहीं कर सकेगा। और निर्भय नाम से भी एक मिसाइल का टेस्ट भारत ने किया, हालांकि ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो सका, कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गई और यही एक मिसाइल है जो पूरा सक्सेसफुली इसका टेस्ट सफल नहीं रहा, निर्भय नाम की मिसाइल का। तो ये सारी मिसाइलें थी जो भारत ने पिछले 35 दिनों में टेस्ट किए हैं। और चाइना ने भी जो 2 मिसाइल टेस्ट किया है ये है DF-26B एंड DF-21D, DF-26B एंड DF-21D। ये चाइना की मिसाइल है जो अभी चाइना ने टेस्ट किया है। ये है एंटी क्राफ्ट कैरियर मिसाइल। चाइना ने एंटी क्राफ्ट कैरियर मिसाइल का टेस्ट करके USA को, अमेरिका को और भारत को एक संदेश दिया है कि हमारे पास एंटी क्राफ्ट कैरियर मिसाइल है और हम बड़े से बड़े जो क्राफ्ट कैरियर हैं उनको नष्ट करने में सक्षम हैं। क्योंकि आने वाले सिचुएशन में ऐसा है कि USA, अमेरिका हमारा पूरी तरीके से साथ देगा। यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। रुद्रम ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है और इसका टेस्ट भारत ने किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। क्या है ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी? देखो, कोई भी प्रोजेक्ट जब वर्क करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट पे कार्य हो रहा होगा और
उसके रास्ते में पेड़ आएंगे, प्लांट्स आते हैं रास्ते में, रोड बन रहा है तो भी आ सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग्स बन रही है, ऑफिस बन रहा है, कोई भी बड़ा काम है, तो अगर प्लांट आते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट करना होगा। मतलब कि बड़े से भी बड़े प्लांट को आप मशीन के जरिए उखाड़ के लेके जाओगे और दूसरे जगह पे उसको पूरी तरीके से ट्रांसप्लांट करोगे। इससे क्या है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी पेड़ किसी भी प्रोजेक्ट में आएंगे उसमें से 80% पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो 20% पेड़ बचेंगे उन 20% पेड़ों को काउंट करके उनका 10 गुना पेड़ लगाना अनिवार्य है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर प्लांट काटे जा रहे हैं तो उसके लिए यही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट की। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर पेड़ काटे जाते हैं तो वो पूरी तरीके से मना कर दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जितने पेड़ आते हैं उसका 80% पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना होगा, यानी बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ के, आप बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं पेड़ को उखाड़ने के लिए, इसके लिए कोई ह्यूमन वर्क नहीं होता है, ये बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जो पूरे पेड़ को उखाड़ के अपने पीछे मशीनें, ये जो बड़ा सा मशीन होता है उस पर लाद लिए जाते हैं पेड़, और जहाँ पे इसको ट्रांसप्लांट करना होता है वहाँ पे खुदाई करके फिर से जाके इसको लगाया जाता है। तो इस 80% पेड़ से अगर 50% भी इसके फिर से लग गए तो वो तो बड़े बड़े पेड़ ही अपने आप ऑटोमेटिक लग गए। फिर जो 20% पेड़ और बच रहे हैं जो किसी प्रोजेक्ट में आए हैं उनका 10 गुना प्लांट लगाना होगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट का नया अभी पॉलिसी को मंजूरी दी है वहाँ की दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और साथ ही साथ ये हमारे देश की यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव है, यानी कि यहाँ पे सीएम तो होते ही होते हैं, साथ में क्या है कि जो अपर हाउस है उसके मेंबर भी दिल्ली से जाते हैं। और अगर हम बात करें जो कौन कौन सी हमारे पूरे इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, टोटल 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिसमें से 3 ऐसी हैं जो विथ लेजिस्लेटिव हैं। एक तो दिल्ली, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर में अभी कोई सीएम नहीं है, इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे सीएम चुने जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और पांडिचेरी के सीएम वेल्लू नारायण स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दत्तार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? श्रीकांत दत्तार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। ये पिछले 25 वर्ष से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ही कार्यरत हैं और ये जनवरी 2021 से अपने पद को संभालेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये बोस्टन अमेरिका में है। और ऑप्शन को देखते हैं, गार्गी कॉलेज ये हमारे नई दिल्ली में स्थित है, और स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल ये स्थित है कैलिफोर्निया अमेरिका में, और लंदन बिजनेस स्कूल ये यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? शिक्षाविद श्रीकांत दत्तार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये देश है हमारा प्यारा भारतवर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लैंसेट ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने बताया कि भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पे बन जाएगा, पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की हो जाएगी। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो भारत पूरी दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अमेरिका की है, फिर चाइना, तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी और 5वें नंबर पे हमारा इंडिया आता है। इंडिया ने अभी हाल ही में फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ा है। हालांकि अभी हमारी जीडीपी माइनस में चल रही है और देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खस्ता हालत से गुजर रही है कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन की वजह से। और भारत ने अपने लिए एक लक्ष्य भी रखा है, ये लक्ष्य है 5 ट्रिलियन जीडीपी को टच करने का। 5 ट्रिलियन जीडीपी भारत अपने आप को बनाना चाह रहा है 2024 तक में। 2024 तक का लक्ष्य है भारत सरकार का 5 ट्रिलियन जीडीपी का। और मुझे तो नहीं लग रहा है ये कवर हो पाएगा, क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन की वजह से अर्थव्यवस्था ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की ही अर्थव्यवस्था हिल गई है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत, जापान को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? रोड टैक्स से छूट दी है जो बैटरी से वाहन चलेंगे, ये है दिल्ली गवर्नमेंट। और इससे क्या है कि देखो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी अप्लाई की, फिर जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको प्रमोट करने के लिए रोड टैक्स से छूट दे दिया सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को। इससे क्या आपको ये है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको कम करने के उद्देश्य से ये सारे कदम दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्या किया है कि ई रिक्शा जो लोग खरीदेंगे, इनका ये जो पॉलिसी है ये पोल्यूशन से संबंधित नहीं है, इनकी ये पॉलिसी जो है ये संबंधित है रोजगार से। जो ई रिक्शा खरीदेगा उसको 15% सब्सिडी दी जाएगी ई रिक्शा के खरीदने पे। देखो अब देखो यही है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये किस लिए है, ताकि पोल्यूशन मुक्त हो दिल्ली। दो बताया गया, एक तो ट्री का ट्रांसप्लांट होना, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी, और दूसरा रोड टैक्स से छूट देना इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। और दिल्ली ने ये दोनों कदम उठाए हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। और यूपी गवर्नमेंट ई रिक्शा पे 15% सब्सिडी दे रही है ताकि लोगों को स्वरोजगार में मदद मिले सरकार की तरफ से। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत रोड टैक्स से छूट प्रदान कर रहा है दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? भारत के कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। क्या है ये ब्लू फ्लैग? ब्लू फ्लैग के लिए जिस भी समुद्री तट को चुना जाता है ये माना जाता है वो समुद्री तट पूरी तरीके से स्वच्छ समुद्री तट है। होता क्या है कि लोग समुद्र तट पे जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और कूड़ा कचरा गंदगी वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो फिर अगर गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से, देखो ये रोल तो गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, ये रोल तो एक पब्लिक का होना चाहिए कि वो सफाई के प्रति पूरी तरीके से जागरूक रहे और गंदगी को बिल्कुल भी ना फैलाए ऐसी जगहों पे। गंदगी वैसे तो कहीं नहीं फैलानी है, लेकिन खास करके ऐसी जगहों पे। अब देखो पानी की लहरें आती हैं, इन गंदगियों को समेट के फिर से समुद्र में लेके जाती हैं, तो इको सिस्टम जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है इन सब चीज़ों से लॉन्ग टर्म पे। तो इसका ध्यान तो सभी को देना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कई जगह की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा जागरूक है कि वो खुद ब खुद पब्लिक की गलती को भी सही करती है। तो इस तरीके से हमारे 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट का ही रोल है, वहाँ पे पब्लिक का भी रोल रहा। और ये हैं गुजरात के समुद्र तट। कुछ नाम तो अभी इसके जारी नहीं किए गए हैं, मैंने जहाँ से भी नोट डाउन किया इसको जिस पेपर से, वहाँ पे नाम तो मुझे नहीं मिला, लेकिन गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन चारों राज्यों में ही ये 8 समुद्री तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया। और अब भारत उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिनके समुद्री तट ब्लू फ्लैग के लिए चुने गए हैं। यानी पूरे विश्व में सिर्फ 50 ऐसे देश हैं जिनके समुद्री तट स्वच्छ हैं पूरी तरीके से, जिनको ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा इंडिया में कुल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और इस 28 स्टेट में से 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र तटों को छूते हैं। 9 स्टेट कौन कौन से हैं? आप देखो ऊपर से आते हैं हम, गुजरात से ठीक नीचे महाराष्ट्र से ठीक नीचे गोवा से ठीक नीचे कर्नाटका के नीचे फिर केरला से अब हम फिर आ जाएंगे राइट साइड में। तो केरला के राइट साइड में कौन सा है? ये है तमिलनाडु के फिर ऊपर आंध्र प्रदेश के ऊपर ओडिशा के ऊपर फिर वेस्ट बंगाल। इतने सारे राज्य हमारे समुद्र तटों को छूते हैं। और जो 8 यूनियन टेरिटरी हैं इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी समुद्र को छूती हैं, एक दमन एंड दीव और दूसरी पौंडीचेरी। जबकि 2 यूनियन टेरिटरी और हैं, एक अंडमान निकोबार, ये आइलैंड है और ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। तो ये सारे आपके एक कंक्लूज़न हो गया कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरी आइलैंड हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी समुद्र तट पे स्थित हैं और कितने स्टेट हमारे समुद्र तट को छूते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको कंफ्यूज नहीं होना है इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन से। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन मनाया जाता है 8 मार्च को और इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन मनाया जाता है 8 मार्च को, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस बैंक के व्यापार सलाह कार्यक्रम में MSME प्रेरणा का लॉन्च किया है? MSME प्रेरणा मीन्स की माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस प्रेरणा, ये फुल फॉर्म हो गया MSME का। तो MSME प्रेरणा को लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक की तरफ से और इसको लॉन्च किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। क्या है ये MSME प्रेरणा इंडियन बैंक का? इंडियन बैंक का MSME प्रेरणा एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगा जिसमें कि MSME सेक्टर के व्यापारियों को सलाह प्रदान की जाएगी ऑनलाइन मंच के थ्रू, और वो इस सलाह को अप्लाई करके अपने MSME सेक्टर को बूस्टअप कर सकते हैं। इस पे विशेषज्ञों द्वारा उनको उनके समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव किसी बैंक के द्वारा अपने आप में पहला इनिशिएटिव है भारत का और अनोखा इनिशिएटिव है, और इसको लॉन्च किया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। और कुछ योजनाएं मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट करोगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना। ये क्या है? MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट लोन या फिर सब्सिडरी के लिए आधार का होना ज़रूरी है। ऐसी योजना मतलब आधार के थ्रू क्रेडिट लोन या फिर सब्सिडरी प्रदान की जाएगी MSME सेक्टर को। उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना के तहत MSME सेक्टर में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना, इसमें क्या है कि जो भी MSME है और अपने चीज़ को बाहर भेज रहा है, बाहर भेजने का सेंस है कि उसका एक्सपोर्ट कर रहा है वो किसी दूसरे देश में, तो क्या होगा कि अगर उसमें कोई कमी नहीं है, और होता क्या है कि अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट की गई, कोई कमी निकलती है तो वो देश फिर से वापस कर देता है, किसी भी देश की बात हो। तो अगर कोई कमी नहीं निकलती है एक्सपोर्ट में, तो ये जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना में गवर्नमेंट के द्वारा उस MSME को रिबेट और कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा MSME सेक्टर के लिए। और MSME प्रेरणा ये ऑनलाइन व्यापार सलाह मंच है, व्यापार सलाह कार्यक्रम है किसका? इंडियन बैंक का, जिसे लॉन्च किया निर्मला सीतारमन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उद्योग के पहले सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ किस बैंक ने भागीदारी की है? विस्तारा के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उद्योग के पहले सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये सह ब्रांडेड विदेशी मुद्रा कार्ड? देखो, जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो दूसरे देशों से अपने सामान को खरीद के लाते हैं। जैसे कई सामान को बाहर से मंगा के कोई बिजनेसमैन है जो किसी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और उसको कुछ पार्ट्स मंगाने हैं किसी दूसरे देश से। अब क्या है कि वो उस देश की करेंसी उसको चाहिए होगी, तो ये मल्टी करेंसी कार्ड है। मल्टी करेंसी कार्ड यानी कई देशों की करेंसी इस कार्ड से निकाली जा सकती है। आप ये कार्ड लेके उस देश में जाओ, वहाँ के ATM से उस देश की करेंसी को निकाल सकते हो। ऐसी सुविधा दे रहा है एक्सिस बैंक। और इसमें विस्तारा जो कार्ड बनाने वाली कंपनी है वो मदद कर रही है एक्सिस बैंक की। ये खास करके उन बिजनेसमैनों के लिए है जो विदेशों में जाके मार्केटिंग का कार्य करते हैं। और इससे एक तो कैशलेस और टेंशन फ्री इंटरनेशनल ट्रेवल हो जाएगा बिजनेसमैनों के लिए। साथ ही साथ इसको ये स्पेशली बिजनेसमैनों के लिए है, लेकिन इसको ले कोई भी सकता है। अगर कोई जनरल पब्लिक भी विदेशों की यात्रा करना चाहती है, टूरिज्म पे जा रही है, तो भी वो इस कार्ड का उपयोग कर सकती है। ये कार्ड लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने किस संगठन के साथ मूक बधिर बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री सुलभ बनाने के लिए एक समझौता किया है? देखो,
इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के साथ मिलकर एक समझौता किया है, जिससे अभी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए। तो जो बदलाव हुए हैं वो सुलभ हो जाएं मूक बधिर बच्चों के लिए। मूक बधिर बच्चे वो होते हैं जो कि बोल नहीं सकते हैं और फिर वो इशारों से ही बात करते हैं। तो फिर उनके लिए ये एक काउंसिल है जिसका नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बदलाव को एडॉप्ट करने के लिए, उसको और सुलभ बनाने के लिए ही नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने समझौता किया है ISLRCTC से। और NCERT के जो डायरेक्टर हैं ये हरिकेश सेनापति हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें, देखो एक तो ये बच्चे हो गए जो बोल नहीं सकते हैं, इनको मूक बधिर बच्चे बोला जाता है। और जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, वो किस लिपि से पढ़ाई करते हैं, उस लिपि को बोलते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो उसको टच करके उससे पढ़ाई करते हैं, उसको ब्रेल लिपि बोला जाता है। और मूक बधिर बच्चों के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग और रिसर्च करता है, ये है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। और इसके जो हेड हैं इनका नाम है प्रबोध सेठ और इसका हेड क्वार्टर वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किस PSU ने प्रसार भारती के साथ नई कृषि प्रौद्योगिकी को प्रसारित करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? देखो प्रसार भारती क्या है, ये रेडियो पे एक कार्यक्रम आता है, काफ़ी पॉपुलर कार्यक्रम है जो कि रेडियो पे सुना जाता है। अब प्रसार भारती के साथ एक संस्था है जिसने समझौता किया है कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया जाए। किसमें, अब ये देखो प्रसार भारती रेडियो कार्यक्रम है तो इसमें विथ फिगर तो आएगा नहीं, सिर्फ आवाज़ आती है रेडियो से। तो DD दूरदर्शन पे एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम था, अभी भी आता है, जिसका नाम है किसान कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। इसके कुल 25 एपिसोड हैं और प्रत्येक एपिसोड 30-30 मिनट के हैं। तो प्रसार भारती के साथ इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इसने प्रसार भारती के साथ समझौता किया है कि ये जो है DD नेशनल का कार्यक्रम किसान कृषि क्षेत्र का जो 25 एपिसोड है, प्रत्येक एपिसोड 30 मिनट का है, इसको सेम 25 एपिसोड ही 30 मिनट में आसान भाषा में प्रसारित किए जाएं ताकि ये किसानों को समझ में आ सके। जैसे कई सारे किसान हैं जो टीवी को नहीं देखते और फिर या देखते भी हैं तो वो DD नेशनल पे इस कार्यक्रम को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उनकी आदत क्या है, वो प्रसार भारती को सुनते हैं। अब वो इस किसान कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जो DD पे आता था उसको आसान भाषा में समझ सकेंगे, सुन सकेंगे प्रसार भारती के थ्रू। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने और एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशन के लिए ही इफ़को ने प्रसार भारती के साथ ऐसा समझौता किया है, जिससे ये प्रसारण के जरिए जो प्रसार भारती पे प्रसारण हो वो एग्रीकल्चर के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए लोगों को जागरूक करे। इसीलिए प्रसार भारती से समझौता किया है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। जो इफ़को है इसके CEO का नाम उदय शंकर अवस्थी है और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जबकि प्रसार भारती इसके CEO शशि शेखर वेम्पति हैं और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक सर्वेक्षण करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ किसने समझौता किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है लद्दाख ने। लद्दाख हमारे देश की यूनियन टेरिटरी है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में से दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई। एक जम्मू कश्मीर खुद यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेटिव और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है विथआउट लेजिस्लेटिव।
तो हमारे देश की यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और लद्दाख की जो गवर्निंग बॉडी है, देखो जो यूनियन टेरिटरी विथआउट लेजिस्लेटिव होते हैं वहाँ पे उपराज्यपाल बोले जाते हैं। तो उपराज्यपाल ही सबसे बड़ी, जैसे हमारे क्या है प्रशासन के तौर से देखें, शासन और प्रशासन दो होते हैं, तो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो तो आपके ISPCs हो गए, और शासन का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा माना जाता है। उसी तरीके से राधा कृष्णा माथुर सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, कहाँ के, लेह के, लद्दाख के, और लद्दाख की राजधानी लेह में है और ये लेह में ही बैठते हैं। तो राधा कृष्णा माथुर ने ही ये समझौता किया राष्ट्रीय डेयरी किसान बोर्ड से कि लद्दाख के लोगों को डेयरी बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए कोई सर्वेक्षण हो कि कैसे किस तरीके से डेयरी बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए लद्दाख के अंदर। और लद्दाख की राजधानी लेह है, और लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल हैं, और इनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये कौन से, इनका नाम है राधा कृष्णा माथुर। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबा अल खालिद अल साबाह ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अभी हाल में ही इस्तीफ़ा दे दिया है। ये कुवैत के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने हाल में ही इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि यहाँ कुवैत में अभी नवंबर 2020 में ही इलेक्शन है, और इलेक्शन को देखते हुए इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कुवैत की राजधानी का नाम है कुवैत सिटी, और जो मुद्रा है, करेंसी है कुवैत की, वो है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दिनेश कुमार खारा। ये आगे आने वाले 3 सालों तक के लिए भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन बने रहेंगे। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, उनका नाम, अभी जो थे जिनकी जगह पे ये आए हैं उनका नाम था रजनीश कुमार। कुछ और नियुक्तियां हुई हैं भारतीय स्टेट बैंक की अभी पिछले 2 से 3 महीने में, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। SBI कार्ड, इसके डायरेक्ट SBI कार्ड के CMD बनाए गए हैं अश्वनी कुमार तिवारी। SBI लाइफ इंश्योरेंस के CMD बनाए गए हैं महेश कुमार शर्मा। SBI के जो MD थे S विश्वनाथन को SBI एसोसिएट और SBI सब्सिडरीज़ का हेड बनाया गया है, और SBI का जो हेड क्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस शहर में हवाई बीजारोपण पहल के लिए, भारतीय नौसेना ने किस शहर में हवाई बीजारोपण पहल के लिए GVMC के साथ भागीदारी की है। GVMC क्या है, ये है ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के साथ एक समझौता किया है, जिससे कि एरियल शील्डिंग की जाएगी। एरियल शील्डिंग में इसकी हेलीकॉप्टर से पूरे जो ग्रेटर विशाखापट्टनम का एरिया है उसके आसपास के एरिया में एरियल शील्डिंग की जाएगी, जिससे यहाँ पे ग्रीनरी कवर को बढ़ाया जा सके, मतलब हरा भरा दिखे, इसके लिए एयर से ही सीडिंग की जाएगी, बुआई की जाएगी। कैसा होता है ये, एक सीड बॉल होता है, इसको मैंने आपको कराया भी है कि सीड बॉल के जरिए, सीड बॉल क्या होता है कि सीड बॉल के अंदर पेड़ होते हैं और ये सीड बॉल ज़मीन पे छोड़ दिया जाता है। अगर ये मिट्टी पा जाती है सीड बॉल, तो जो बॉल जिसके अंदर पेड़ होता है, सीड बॉल जो बॉल होता है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और प्लांट उसी से मिट्टी को पकड़ के फिर अपनी ग्रोथ करने लगता है। तो पूरी हरियाली के लिए, ग्रेटर विशाखापट्टनम के आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए नेवी, देखिए यहाँ पे एयरफोर्स नहीं है, नेवी से समझौता किया गया है। ये ध्यान देना है कि आप एयरफोर्स नहीं, कि हवाई सीडलिंग की बात हो रही है तो हवाई बीजारोपण की बात हो रही है तो आप एयरफोर्स लगा दोगे आंसर। अगर क्वेश्चन पलट के भी आता है कि कौन सा हवाई सीडलिंग किसने की, इंडियन नेवी ने या फिर इंडियन एयरफोर्स ने, तो इंडियन नेवी आंसर करेक्ट होगा। और कहाँ पे की, विशाखापट्टनम में की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।